साइंस में ना कभी कभी सबसे खूबसूरत आइडियाज़ ही सबसे बड़े मसले खड़े कर देते हैं। ये कहानी एटम के एक ऐसे मॉडल की है जो इतना ज़बरदस्त और सादा था कि लगता था बस यही सच है। लेकिन इसकी खूबसूरती में एक बहुत बड़ी खामी छुपी थी। एक ऐसी खामी जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया और एक बिल्कुल नए दौर का दरवाज़ा खोला। एक लम्हे के लिए सोचें, ये जो हमारे आसपास हर ठोस चीज़ है, ये मेज़, कुर्सी, यहाँ तक कि हम खुद, ये सब ज़्यादातर खाली जगह हैं। अगर एटम में ज़्यादातर खला ही है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींच रहे हैं, तो फिर सब कुछ एकदम से पिचक क्यों नहीं जाता? यही वो गहरा सवाल है जिसकी तह तक हम आज पहुंचेंगे। इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 1911 में। अपने मशहूर सोने के वरख वाले तजुर्बे के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामी एक फिजिसिस्ट ने एटम का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये एक नादीदा दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। इस मॉडल की खूबसूरती इसकी सादगी में थी। ये बिल्कुल एक छोटे से निज़ाम शमसी जैसा था। सोचें, मरकज में एक भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस जो सूरज की तरह है और उसके गिर्द हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सैयारों की तरह चक्कर लगा रहे हैं। ये समझने में बहुत आसान, बहुत शानदार था और इसे फौरन ही मान लिया गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अपनी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद रदरफोर्ड के इस मॉडल में एक बहुत बड़ा मसला था। ये इस वक्त की फिजिक्स के सबसे पक्के उसूलों से सीधा सीधा टकरा रहा था। तो मसला क्या था? मसला ये था, क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन, ख़ास तौर पर मैक्सवेल के कवानीन बिल्कुल साफ साफ कहते थे, कोई भी चार्ज वाला पार्टिकल जब अपनी रफ्तार या सिमत बदलता है तो उसे लाजमी तौर पर तवानाई खारिज करनी चाहिए, और मदार में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो हर लम्हे अपनी सिमत बदल रहा है, यानी वो मुसलसल एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हर वक्त तवानाई खोते रहना चाहिए। और इसी एक तजाद की वजह से साइंसदानों के सामने एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी और बज़ाहिर नाकाबिले हल पहेलियां खड़ी हो गईं। पहला और सबसे संगीन मसला, रदरफोर्ड के मॉडल की माने तो दुनिया में मौजूद हर चीज़ को गैर मुस्तहकम यानी अनस्टेबल होना चाहिए था। आइए देखते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक एटम का अंजाम क्या होना था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, वो तवानाई खारिज करता है, उसकी तवानाई कम होने से उसका मदार छोटा होता जाता है और आखिरकार वो एक स्पाइरल बनाता हुआ सीधा न्यूक्लियस में जा गिरता है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो कायनात के हर एटम के साथ यही होना था। और ये सब कितनी देर में होना था? 1 सेकंड के 10वें अरवें हिस्से में, मतलब पलक झपकने से भी कहीं कहीं ज्यादा तेजी से। हकीकत यह है कि हम यहाँ मौजूद हैं और ये बात कर रहे हैं। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस मॉडल में कुछ बहुत बुनियादी गड़बड़ थी। अच्छा, ये तो था पहला मसला। अब आते हैं दूसरी पहेली की तरफ, जिसका ताल्लुक इस अजीब तरीके से था जिससे एटम रोशनी खारिज करते हैं। तो बात यह है कि रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ गिरता तो उसे हर मुमकिन रंग की रोशनी खारिज करनी चाहिए थी, यानी एक मुसलसल रेनबो या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। लेकिन असल में जब साइंसदानों ने देखा तो उन्हें कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। उन्हें रेनबो नहीं बल्कि कुछ खास रंगों की तेज अलग अलग लाइनें नजर आईं, बिल्कुल किसी बारकोड की तरह। और मॉडल ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। और फिर एंट्री होती है नील्स बोहर की, डेनमार्क के एक नौजवान और निडर फिजिसिस्ट, जिन्होंने इन पहेलियों को हल करने के लिए एक बहुत ही इनकलाबी आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर एटम के अंदर फिजिक्स के वो कानून काम ही ना करते हों जो हम बड़ी दुनिया में देखते हैं। बोहर का पहला उसूल बहुत सीधा और बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ खास स्पेशल मदार होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इन मदारों में होता है तो वो कोई एनर्जी खारिज नहीं करता, चाहे वो घूम ही क्यों ना रहा हो। बस इस एक उसूल से स्टेबिलिटी का मसला ही ख़त्म हो गया। अच्छा, तो फिर रोशनी कहाँ से आती है? बोहर का दूसरा उसूल इसी सवाल का जवाब था। उन्होंने कहा कि एटम रोशनी सिर्फ और सिर्फ तब खारिज करता है जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले मदार में जंप करता है, और इस जंप का साइज ही रोशनी का मखसूस रंग तय करता था, जिससे वो बारकोड जैसी लाइनें बिल्कुल समझ में आ गई। इसी को क्वांटम जंप कहते हैं।
یعنی الیکٹران ایک انرجی لیول سے دوسرے پر فوراً منتقل ہوتا ہے۔ اور جو روشنی نکلتی ہے نا، اس کا رنگ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ چھلانگ کتنی بڑی تھی۔ بڑی چھلانگ زیادہ انرجی والی روشنی، چھوٹی چھلانگ کم انرجی والی روشنی۔ تو اب ساری کہانی کو جوڑتے ہیں۔ بور کے آئیڈیاز اگرچہ خود بھی مکمل نہیں تھے، لیکن وہ ایک انقلابی قدم تھے۔ انہوں نے نہ صرف ردرفورڈ کے نیوکلیئر ماڈل کو مکمل تباہی سے بچا لیا، بلکہ انہوں نے کوانٹم میکینکس کے پورے شعبے کی بنیاد بھی رکھ دی۔ تو دیکھیے، پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک طرف تھا استحکام کا مسئلہ کہ ایٹم کو تباہ ہو جانا چاہیے، بوہر نے اسے مستحکم مدار کے آئیڈیا سے حل کیا۔ پھر تھا اسپیکٹرم کا مسئلہ، بوہر نے اسے کوانٹم جمپ سے حل کیا۔ اور جو بنیادی خامی تھی کہ الیکٹران کی کوئی بھی انرجی ہو سکتی ہے، اسے کوانٹائزڈ یعنی مخصوص مداروں اور انرجی لیولز کے تصور نے ٹھیک کر دیا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ردرفورڈ کے ماڈل کی اصل کامیابی شاید اس کی ناکامی میں ہی تھی۔ وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا اور اس نے مسائل کو اتنے واضح طریقے سے سامنے رکھا کہ اس نے سائنسدانوں کو فزکس کی ایک بالکل نئی دنیا بنانے پر مجبور کر دیا، جسے آج ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں۔ ایک ایسی ناکامی جس نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔